हेलो गाइस दोस्तों, अगर आप हमारी सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इंट्रो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं या बीच में से हमारी सीरीज को देख रहे हैं। उनके लिए हेल्पफुल है। मैं बता देता हूं कि ये जो सीरीज है किस किस के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियो को चूज किया है तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ठीक है, ये 3 लोगों के लिए हेल्पफुल है ये सीरीज। फर्स्ट, जिस भी किसी को एनएसएम सीरीज 5 का एग्जाम देना है, आपको पता होगा कि अगर आपको इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको एनएसएम सीरीज 5 का एग्जाम देना मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये उनके लिए हेल्पफुल है। सेकंड, जो कोई एग्जाम तो क्लियर कर चुका और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी है लेकिन उसके कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको कोई बेसिक नहीं बताएगा कभी भी। आप आगे इंडस्ट्री में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो, तो बेसिक अगर आपको क्लियर करने, अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ाना है तो भी ये वीडियो आपके काम की है। थर्ड, आप ना तो आपको एग्जाम देना ना आपको म्यूचुअल फंड सेल करने, कभी ना कभी आप खरीदने की तो सोचोगे ना, क्योंकि आने वाला टाइम आपको पता है कि सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में हमारे पास इंडिया में, वो म्यूचुअल फंड है। तो अगर जब तक आपको उसका क्लियर नहीं होगा बेसिक, तो आप परचेज करोगे भी तो आपको पता नहीं होगा आपने सही किया गलत किया। फिर तो जो आपको जो बताएगा आप उसके अकॉर्डिंग परचेज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता लग गया कि आपके कैसे हेल्प करेगी ये सीरीज। तो वीडियो पूरा देखना अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं। तो अगर नहीं आते तो आप वीडियो को स्किप करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 3। ठीक है, इस चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड इंडिया में अगर वर्क कर रहा है तो उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि किस किस फॉर्म में बंदे इस चीज को मैनेज करके चलते हैं, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अभी हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, मतलब ये शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक ये जाता है। ठीक है, वो सब चीजें हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और हमें कौन कंट्रोल करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, एक एक चीज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और हम आपके एमसीक्यू भी कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा बिना टेंशन के। मतलब कि आपको वीडियो देखने के बाद फील होगा कि हाँ कुछ ना कुछ नॉलेज में एनहांसमेंट हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल, मैं ये भी कर लेता हूँ पेंसिल, इससे थोड़ा आपको थोड़ा भी आइडिया रहेगा कि हम कहाँ पे क्या बात करें। म्यूचुअल फंड इज ए व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि म्यूचुअल फंड का मेनली काम क्या होता है, ये एक इन्वेस्टर की जो सेवर होता है, सेवर उसकी जो सेविंग्स होती है उसको मोबिलाइज करती है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होता है, ये कौन सा व्हीकल होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड जो बनता है वो एज ए ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसके बेनिफिशियरीज होते हैं, और म्यूचुअल फंड काम करता है एक ट्रस्ट की तरह, जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हम डीपली समझेंगे और आगे जब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड बताने की कोशिश करता हूँ। आपको अगर ये वाला चार्ट समझ में आ गया ना, ये वाला, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, अगर ये आपको क्लियर होगा तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर इसमें दिया हुआ है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होता है? आपने नाम सुना होगा ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड। तो इन सब के सामने एक नाम लिखा होता है कंपनी का। ये जरूरी नहीं है कि अगर नाम के सामने कुछ लगा है तो वही उसका स्पॉन्सर होगा, लेकिन 99% केस में वही होता है। जैसे कि अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो उसको कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग उसकी की थी, उसको सोचना है म्यूचुअल फंड बनाना है कुछ भी, वो स्टार्टिंग हुई थी एसबीआई के थ्रू। तो यानी कि एसबीआई ने आइडिया लगाया या फिर अपना प्लान दिया कि मेरे को म्यूचुअल फंड निकालने हैं मार्केट में, तो एसबीआई कौन हुआ? स्पॉन्सर। ठीक है, सबसे पहले तो स्पॉन्सर होता है जो कि सेबी के पास जाता है कि मेरे म्यूचुअल फंड को रजिस्टर्ड करो। ठीक है, तो सेबी कहती है उसको, मैं एज ए स्टोरी की फॉर्म में आप बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एसबीआई ने कहा कि सेबी के पास गई कि मेरे को म्यूचुअल फंड बनाना है, इसको रजिस्टर करो। ठीक है, तो सेबी के पास जब गई एसबीआई तो वहां पे उन्होंने बोला कि तो ट्रस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक ट्रस्ट बना लेते हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके उन्होंने कंपनी बना ली। ठीक है, तो यानी कि आइडिया किसका था और सेबी के पास कौन गया? स्पॉन्सर। ठीक है, याद रखना इस स्टोरी को कि आइडिया किसका था? एसबीआई का, और
सेबी के पास गया कौन, स्पॉन्सर, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक ट्रस्ट बना ली। ट्रस्ट में मिनिमम आपके 4 ट्रस्टीज होने चाहिए। ये यहाँ पे ट्रस्ट की बात हो रही है, देखो ये है ना, 4 ट्रस्टी 4 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। यानी कि स्पॉन्सर ने तो सेबी के पास जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद का आगे काम करेगा ट्रस्टीज, ठीक है। ट्रस्टीज क्या करेंगे, ट्रस्टीज खुद तो काम करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, आगे एक एएमसी को अपॉइंट कर देंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के बिहाफ पे लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी और आगे मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। और वो अपनी रिपोर्टिंग किसको करेगी, एएमसी ट्रस्टीज को, ट्रस्टी किसको रिपोर्टिंग करेंगे, स्पॉन्सर्स को, ठीक है। तो आप कहोगे यार ये कस्टोडियन का क्या काम है। कस्टोडियन का काम ये है जो भी सिक्योरिटीज एएमसी परचेज करेगी, ठीक है, तो वो सब रखी होगी कस्टोडियन के पास, ठीक है। चलो फिर एएमसी अपने काम को कैसे चलाएगी, वो सबसे पहले तो बनाती है डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट्स, जो कि हम जिसके एग्जाम हम देना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। सीरीज 5 के एग्जाम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए होता है। तो यानी कि हम किसके अंडर में आते हैं, एएमसी के अंडर में आएंगे हम, ठीक है। अब आप कहोगे ब्रोकर के अंडर भी आता है, वो भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल एएमसी, एक हो गया ब्रोकर, ठीक है, वो भी इसी फॉर्म में काम करते हैं, स्पॉन्सर ट्रस्टीज, एएमसी की जगह आपका हो गया ब्रोकर, ब्रोकर हाउस, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या फिर बैंकर, ये बैंक की जैसे कि एचडीएफसी ने की जो ब्रांच है एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, वो कंट्रोल्ड बाय एचडीएफसी बैंक, ठीक है। इस तरीके से वो बैंकिंग हाउसेस को भी अलाउ किया हुआ है कि वो म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं। आप अगर अपनी ब्रांच में जाके, अगर पीएनबी में आपका अकाउंट है तो आप वहां जाके बोलोगे मैंने म्यूचुअल फंड सेल करना है, तो वो भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि उनके पास भी डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन कोड वगैरह होता है जिससे वो म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। आरएनटी एजेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि एएमसी कहते हैं कि आप मेरे को नहीं रखना डेटा इन्वेस्टर का, उसमें बड़ी सिरदर्दी का काम है कि उनका डेटा रखो, क्या परचेज हुआ, क्या सेल हुआ, इतनी सारी मेरे को नहीं करना, मेरे को तो सिर्फ इतना है कि मैं पैसा ले लूं, पूल करूं, इन्वेस्ट करूं, ठीक है। तो एक कुछ लोग तो उसको इन हाउस कर लेते हैं कि वो सब चीजों का हिसाब रखना कि किस इन्वेस्टर के कितने पैसे है, क्या नहीं है, क्या 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 उसने परचेज किया, क्या उसने सेल किया, कुछ कर लेते हैं आउटसोर्स। तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट के पास जाते हैं कि आप हमारे इन्वेस्टर्स का आपको हिसाब किताब रखना है, ठीक है। तो वो गया आपके आरएनटी एजेंट्स, ठीक है। ये आपको अगर ये बेस अगर क्लियर हो गया तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारा क्या आता है। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट्स अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय वन और मोर स्पॉन्सर, देखो ये आपको यहाँ से बन गया है एक एमसीक्यू कि स्पॉन्सर कितने हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा आपके मिनिमम स्पॉन्सर होने चाहिए जो कि एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि स्पॉन्सर ट्रस्ट क्रिएट करेगा, वो सेबी के पास जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। चलो, एवरी ट्रस्ट हैज बेनिफिशियरीज हु आर द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन वेरियस स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। ट्रस्ट बनती है वो बेनिफिशियरीज के लिए ही बनती है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट है, अगर म्यूचुअल फंड के लिए कोई ट्रस्ट बनी है तो उसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, इन्वेस्टर्स, जो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टर्स यहाँ पर बेनिफिशियरीज है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर गवर्न्ड बाय ए ट्रस्ट डीड व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द स्पॉन्सर एंड ट्रस्टीज। ये तो अगर आपकी ट्रस्ट बनी है तो ट्रस्ट डीड तो बनेगी, और ट्रस्ट बनाई किसने, स्पॉन्सर ने। तो ट्रस्ट डीड किस किस के बीच में साइन होगा, ट्रस्टीज के और स्पॉन्सर के, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम्स इज हैंडल्ड बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टर and their unit holding may be maintained by the AMC itself or it can appoint a RTA। ये आप RTA भी रख सकते हो, जो मैंने आपको इससे पहले गाइड किया, वही चीज़ है ये, ठीक है। चलो ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब आती है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब आया आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। देखो स्पॉन्सर मैंने आपको बता दिया, जो आइडिया ले आया जिसके पास कि मेरे को म्यूचुअल फंड बनाना है, ठीक है, वो सेबी के पास गया कि मेरे को म्यूचुअल फंड बनवाओ, ठीक है। तो सेबी ने कहा चलो ट्रस्ट क्रिएट करो और म्यूचुअल फंड आपका हम रजिस्टर कर लेंगे। तो उसने एक ट्रस्ट बना ली, ठीक है। ट्रस्टीज, ट्रस्ट में रखे उन्होंने ट्रस्टीज, ठीक है। तो फिर उन्होंने पैसा पूल किया और सिक्योरिटीज ले ली। तो ट्रस्टीज ने वो सिक्योरिटीज कहाँ रखी, कस्टोडियन के पास, ठीक है। फिर एएमसी क्या कर रही है,
परचेज सेल सब ये सब चीजों का मैनेज कर रही है, पूरा डे टू डे अफेयर्स मैनेज कर रही है एएमसी, ठीक है। और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट हो गई आपकी वही जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बनाई हुई है, ठीक है दोस्तों। ये भी मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। अब आता है, अब एक एक चीज को हम डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा एमसीक्यू बेस, तो आपसे बीच में से ना कुछ भी पूछ सकता है। तो जब हम यहाँ पे ये बातें करेंगे ना, आपको बड़े मजे में क्लियर हो जाएगा सब, मतलब हंसते हंसते मजाक मजाक में ये सब चीजें ना क्लियर हो जाएगी बड़े अच्छे से, ठीक है। चलो वैसे तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो मे भी कोई नया पॉइंट निकल के आ जाए आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है ना। चलो स्पॉन्सर्स, सबसे पहले तो बात स्पॉन्सर की कर लेते हैं। द एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज मेड बाय द स्पॉन्सर। मैंने आपको बता दी ये बात पहले ही कि एप्लीकेशन कौन देता है सेबी के पास की म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन की, स्पॉन्सर, ठीक है। द स्पॉन्सर शुड हैव ए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसका एक साउंड ट्रैक भी होना चाहिए, उसकी एक औकात भी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी उठ के कहने लगे कल को कि मैं तो स्पॉन्सर बनता हूँ म्यूचुअल फंड निकालूंगा, कि भाई तुम्हारा मार्केट में तुम्हारे क्या बैंक का तुम्हारा लोन तो दिया नहीं जा रहा है और तुम क्या कह रहे हो, नीरव मोदी जी आ जाए और वो बोले कि मेरे को म्यूचुअल फंड निकालना है, तो उनको निकालने देंगे? बताओ, सेबी अलाउड करेगी उसको? कभी भी नहीं करेगी। द स्पॉन्सर शुड बी ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब कि भाई वो बंदा पागल वागल नहीं होना चाहिए, या फिर कोई इस तरह की कंपनी है तो कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होनी चाहिए, या फिर वो बैंकरप्ट नहीं होनी चाहिए। किंगफिशर बोलने लगे कि मैं म्यूचुअल फंड निकालूंगी, तो उसको निकालने देंगे? नहीं निकालने देंगे। चलो, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया इज एएमएफआई वेबसाइट लिस्ट द नेम ऑफ द ऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज व्हिच आर मेंबर्स ऑफ एएमएफआई इन टर्म्स ऑफ, तो ये तो नॉर्मल चीज है कि एएमएफआई की वेबसाइट पे आपको सब एएमसी की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये भी मैं आपको बता चुका कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या होते हैं। जो ट्रस्ट बनती है उसके अंदर एक बोर्ड बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसके अंदर मिनिमम 4 ट्रस्टीज और 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। ये आपका एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना, समझ लेना, ठीक है भाई, क्लियर। एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज, ये एमसीक्यू पे ध्यान रखना। 4 डायरेक्टर, ये भी याद रखना। उसमें 2/3 है ना कम से कम आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिसका कोई भी मतलब ना हो स्पॉन्सर से, ठीक है। आई समझ में बात? अगर 6 ट्रस्टीज है तो उसमें से 2/3 कितने हो गए आपके, यानी कि 4 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 2/3 का मतलब ये हो गया आपका। चलो, प्रायर अप्रूवल सेबी नीड्स टू बी टेकन बिफोर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। यानी कि अगर स्पॉन्सर किसी को ट्रस्टी रख रहा है तो उसको पहले सेबी की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी कि मैं इसको ना ट्रस्टी रख रहा हूं, तो मैं रख लूं इसको, ऐसे करके जाएगा वो सेबी के पास और पूछेगा। अगर सेबी ने कहा हाँ ठीक है तो रख लोगे, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी, यानी कि सेबी ना टाइम टू टाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिसाइड करती है कि ट्रस्टी कौन बन सकता है, ठीक है। तो सेबी के हाथ में है, वो जिसको चाहे उस लिस्ट में ऐड करा दे, जिसको चाहे हटा दे। चलो क्लियर। अब आता है आपका नेक्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये भी हम बात कर चुके हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। द एएमसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये मैंने बता दिया। ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ द 50 करोड़ मेंटेन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका। 50 करोड़ की आपको नेटवर्थ मेंटेन करनी है परमानेंट, ठीक है भाई। मैं रेड कलर करके देखता हूँ कैसा लगता है। इट अरेंज फॉर द रिक्विजिट ऑफिस, ये ऑफिस इंफ्रा वगैरह रखना है, ये तो मैंडेटरी एम्प्लॉइज रखने हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह का ध्यान रखना है, ये सब काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एएमसी की, ठीक है। और उसको ही एएमसी को ही ध्यान रखना है कि अगर आप कोई स्कीम निकाल रहे तो कॉन्ट्रारी ना हो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। The appointment of AMC can be terminated by a majority of the trustees or by 75% of the unit holders। अगर किसी AMC को टर्मिनेट करना है तो मेजोरिटी ऑफ द ट्रस्टीज, यानी कि 50% से ज्यादा अगर ट्रस्टीज ने कह दिया AMC को हटाओ तो हट जाएगी। अगर यूनिट होल्डर को लग रहा है कि यार ये AMC बेकार है, ये बहुत बेकार डिसीजन ले रहे हैं, तो 75% यूनिट होल्डर्स जाए और कहेंगे इसको AMC को हटाओ, ये अच्छा काम नहीं कर रही है, जाएंगे किसके पास, स्पॉन्सर के पास, ठीक है ना। आप कहोगे किसके पास जाएंगे यूनिट होल्डर, स्पॉन्सर को एप्लीकेशन देंगे मिनिमम 75% यूनिट होल्डर, तो आपका ये जो है AMC हट जाएगी, ठीक है। चलो क्लियर। ये अच्छा नहीं लग रहा है रेड कलर, ब्लैक करते हैं, ब्लैक, हाँ ब्लैक ही ठीक है।
कस्टोडियन, कस्टोडियन मैंने आपको बता दिया है, द कस्टोडियन है कस्टडी द एसेट ऑफ द फंड्स। एज पार्ट ऑफ दिस रोल द कस्टोडियन नीड्स टू एक्सेप्ट एंड गिव डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ द फंड। दस द कस्टोडियन सेटल्स ऑल द ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। क्लियर? चलो क्लियर, ठीक है। ऑल कस्टोडियन नीड टू रजिस्टर विद सेबी अंडर द सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996। कस्टोडियन वही अलाउड है जो सेबी रेगुलेशन 1996 जो कस्टोडियन के लिए रेगुलेशंस बनी है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो कस्टोडियन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द ट्रस्टीज एंड कस्टोडियन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ये एग्रीमेंट होता है ट्रस्टीज और कस्टोडियन के बीच में होता है, यानी कि एएमसी से नहीं होगा इसका कोई भी लेन देन, क्योंकि ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं कस्टोडियन को। ठीक है। द कस्टोडियन ऑल्सो ट्रैक्स कॉर्पोरेट एक्शन सच एज डिविडेंड बोनस एंड राइट इन द कंपनीज वेयर द फंड हैज इन्वेस्टेड। ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर मान के चलो कोई ऐसी मतलब कि परचेज कर लिया कोई शेयर्स, ठीक है, तो इस सबको ट्रैक कौन करेगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं करेगी, स्पॉन्सर नहीं करेगा, ट्रस्टीज नहीं करेगी, क्योंकि शेयर किसके पास रखे? कस्टोडियन। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए क्या डिविडेंड इशू हुआ, क्या बोनस इशू आया, वो सब चीजों का ध्यान कौन रखे? कस्टोडियन। ये आपसे पूछ सकता है आपके एमसीक्यू में, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके ऑलरेडी। ठीक है। स्पॉन्सर, ट्रस्टीड, एएमसी, कंप्लायंस, फंड मैनेजमेंट, ये आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ये वही सब चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो अभी हम म्यूचुअल फंड का पढ़ चुके। म्यूचुअल फंड में क्या क्या था एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले स्पॉन्सर, जो आइडिया है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड बनाना है। ठीक है। ऐसे किसी को भी उठ के आइडिया नहीं आएगा, वो लायक होगा उसके बाद उसको आइडिया आएगा, वो सेबी के पास जाएगा, सेबी बोलेगी ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे जिसमें 4 मिनिमम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे, प्लस डायरेक्टर रखने पड़ेंगे 4। तो ट्रस्टीज क्या करेंगे? वो कस्टोडियन अपॉइंट करेगा जो कि अपनी पास सिक्योरिटीज रखेगा कंप्लीटली, और एक एएमसी को अपॉइंट करेंगे जो डे टू डे अफेयर्स में मैनेजमेंट करेगी। बाकी एएमसी का काम है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करे, बैंकर को बोले, आरएनटी अपॉइंट करे, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एएमसी की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एएमसी। कंप्लायंसेस का पूरा ध्यान एएमसी रखेगी। फंड मैनेजमेंट का ध्यान जो अपना रखना है वो एएमसी को रखना है। सेल्स एंड मार्केटिंग का भी ध्यान आपकी एएमसी ही रखेगी। ठीक है। मैं आपको ये शॉर्ट में बता दें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। ठीक है भाई, एक सेकंड रुक भाई, रुक जा। एक घर के कोने में बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी करने नहीं दे रहे। अभी बता, मैं इस कोने में बैठा था, यहाँ पे आगे मांग रहे कंबल दे दो। ठीक है, छोड़ो आप उसको, इग्नोर करो कंबल को। मैंने आपको बता दिया है एएमसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपने समझ लिया। कंप्लायंसेस, अबे भाई कहाँ जा रहा है? ये रहा। कंप्लायंसेस, फंड मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। द वेरियस फंक्शंस विद इन एन एमसीआर, ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस टीम। यार ये सब तो बेसिक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब मैंने आपको बताया डे टू डे सारे अफेयर कौन मैनेज करेगा? डे टू डे सारे अफेयर मैनेज करेगा आपका एएमसी। तो ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस टीम भी उसी के पास होगी, अकाउंट्स हैंडल भी वही करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी के पास होगा, एचआर भी टीम भी जरूर चाहिए होगी, क्योंकि उसको वहां पर सब कुछ मैनेज करना है, सेल्स से लेके अकाउंट्स और A to Z जितने काम होते हैं वो सब एएमसी करती है। तो उसके पास सब कुछ होगा, एचआर टीम भी होगी, आईटी टीम भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भी होगी, अकाउंट वाली टीम भी होगी। ठीक है ना। चलो, रोल एंड सपोर्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन हो सकते हैं जो कि एएमसी की हेल्प करेंगे? फंड अकाउंटेंट्स परफॉर्म द रोल ऑफ द कैलकुलेटिंग द एनएवी। एनएवी डेली बेसिस पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है? जो आपने म्यूचुअल फंड में शेयर्स परचेज किए हुए उसके प्राइस जैसे अप डाउन होते हैं तो उससे आपके म्यूचुअल फंड पे क्या इम्पैक्ट आया, वो सब चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपके फंड अकाउंटेंट्स। आगे हम जाकर आपको एनएवी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ठीक है। ये आपके शायद 5वें 6ठे या 7वें चैप्टर के आसपास देखो आपको ये मिल जाएगा कि एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आती है। ठीक है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, द आरटीए मेंटेन्स इन्वेस्टर रिकॉर्ड देयर ऑफिसेज इन वेरियस सेंटर्स। आरएनटी मैंने आपको बताई थी क्या होता है। ठीक है। ऑडिटर्स
accounts of the mutual fund scheme need to be maintained independently of the accounts of the AMC. The auditor appointed to audit the mutual fund scheme accounts needs to be different from the auditor of the AMC. ठीक है, यानी कि आपको AMC के अकाउंट ऑडिट कराने पड़ेंगे ऑडिटर से, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा जिसका कोई भी संबंध नहीं होगा AMC से। क्लियर? चलो क्लियर। कलेक्टिंग बैंकर्स, कलेक्टिंग बैंकर्स कौन होते हैं? जो द इन्वेस्टर्स मनी गोज इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द स्कीम दे हैव इन्वेस्टेड इन, दीज बैंक्स अकाउंट्स आर मेंटेन्ड विद कलेक्शन बैंकर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द AMC। ठीक है, क्योंकि वो अगर किसी ने SIP ली है या म्यूचुअल फंड परचेज किया, वो तो बैंक में डालेगा ना पैसा, तो वो कलेक्टिंग बैंकर आप में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा कि वहां पे ये पैसे आ रहे हैं। ठीक है, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, KYC भी मैंडेटरी है, ये नहीं कि कोई भी उठा के परचेज कर लो, कोई भी इन्वेस्ट कर लो, उसका प्रॉपर आपको कस्टमर के बारे में पता होने चाहिए, यानी कि KYC मतलब नो योर कस्टमर। वैल्यूएशन एजेंसीज, वैल्यूएशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वैल्यूएशन टाइम सही होगी और टाइम पे होगी तो ही वो आपकी, एक तो आपकी NAV सही से कैलकुलेट हो पाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन सही होगी तो NAV सही से कैलकुलेट होगी, उसी बेसिस पे आपके लोड कैलकुलेट होते हैं, उसी बेसिस पे आपकी रिटर्न कैलकुलेट होती है। ठीक है ना, कि आपकी म्यूचुअल फंड ने आपको क्या कमा के दिया। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो हम अभी बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हमारे बारे में बात करा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये कौन होती है? ये वो एजेंसीज होती है जो म्यूचुअल फंड लॉन्च होने से पहले ये बताता है कि ये आपके लिए कितना सिक्योर है, सेफ है, या फिर आपके लिए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मतलब वो उनकी ना एक तरीके से वो एक अपनी जजमेंट देते हैं, आपको गाइडेंस नहीं देते, उनकी जजमेंट होती है कि हमारे अकॉर्डिंग इस फंड को ए जैसे कि ए कैटेगरी होते हैं A+, AA, AAA, ऐसे करके वो कैटेगरी में B++ या फिर BB, CCC, वो उस कैटेगरी में डिसाइड करके आपको बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का है। तो वो उनका ओपिनियन है, सजेशन नहीं होता कभी भी। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि अगर AAA कैटेगरी का कोई फंड है तो वो रिटर्न अच्छे ही देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो सिर्फ उसको एज ए ओपिनियन देखा जाता है, एज ए सजेशन नहीं देखा जाता। चलो, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, ये भी जरूरी है, तभी तो आप परचेज कर पाओगे। जैसे क्लोज एंडेड फंड है तो उसके बाद वो सेल परचेज कहाँ पे होता है? वो आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रोल एंड फंक्शन ऑफ AMFI के रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया इज द एसोसिएशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसोसिएशंस होती है ऑल रजिस्टर्ड AMC की, यानी कि जो आपको पता है ना, आप अभी एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो आपको भी AMFI का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसको ARN बोला जाता है। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए। Objectives of AMFI is to define the maintain high professional and ethical standard in all areas of operation in mutual fund industry। ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी क्योंकि AMFI ही मेंटेन कर रही है ये सब चीजें, इनको रेगुलेट कर रही है पूरी AMCs को, तो उसका ही काम है कि हाई प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करे इस फील्ड में। ठीक है, फंक्शंस क्या है? टू इंटरेक्ट विद सेबी एंड टू रिप्रेजेंट टू सेबी ऑल मैटर कंसर्निंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की भी कोई प्रॉब्लम है ना, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपको सेबी के सामने अपनी बात रखनी है, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको AMFI के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन करती है आपकी। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, RBI एंड अदर बॉडी, यानी कि ये सबको रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको RBI के सामने कोई बात रखनी है, गवर्नमेंट के सामने कोई बात रखनी है, या कोई और बॉडी है उसके सामने रखनी है, तो ठीक है। टू अंडरटेक ए नेशनल वाइड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ये हमारे वाला चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री NISM का एग्जाम प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस आपकी ARN भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से उसी का पार्ट हो गया ना आपका। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है, ये भी इसी का काम है। टू रेगुलेट द कंडक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, कैंसिलेशन ऑफ एरर और वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ, अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट सही से फॉलो नहीं कर रहा तो उसको कैंसिल करने का भी अधिकार AMFI के पास है। यानी मैंने ARN ले लिया और मैं कुछ उल्टा सीधा कर रहा हूँ, उल्टे सीधे विज्ञापन बना रहा हूँ, उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि मेरे बताए हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो,
और आपको 1000% की रिटर्न 1 महीने के अंदर। ये उल्टी सीधी बात बोल रहा हूं तो मैं, इसका मतलब क्या है, मेरे को AMFI क्या करेगा, मेरी कंप्लेन होते ही मेरा ARN कैंसिल। ठीक है, मेजर रोल ऑफ AMFI इन्वॉल्व द रजिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बाय अलॉटिंग द AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर ARN, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, आपका चैप्टर पूरा हो गया, कितना अच्छा लगा है, कितनी देर में, आज तो 23 मिनट में ही करा दे मैंने। ठीक है, चलो अब आपके MCQ कर लेते हैं डिस्कस। बताओ क्या MCQ। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरीज। शुरू में बात की थी, कौन होता है म्यूचुअल फंड की जो ट्रस्ट बनती है उसका बेनिफिशियरी कौन होता है, इन्वेस्टर्स। कहाँ है, यूनिट होल्डर बोलते हैं ना यहाँ पे, तो ये यूनिट होल्डर्स। ठीक है, हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड, बताया था AMC। whose job is to track to various corporate actions like a bonus, dividend और right, ये किसके पास होता है, शेयर किसके पास रखे होते हैं, बताओ, शेयर्स रखे होते हैं आपके कस्टोडियन के पास, तो इसका ध्यान कौन रखता है, कस्टोडियन यानी कि B। चलो, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंट्री एंड कैन नॉट बी रिटेन्ड इन हाउस। नहीं, गलत बात है, मर्जी है भैया, आप इन हाउस रख लो या फिर आउटसोर्स कर लो, तो ये फॉल्स है। चलो, विद विच एजेंसी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड, किसके पास रजिस्टर्ड करते हैं, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ये तो करते ही है, तो यार पता ही है, इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, या पढ़ने के बाद आपको इजी लग रहा है, मुझे नहीं पता। A change in KMP especially by the fund, especially the fund manager of AMC does not necessitate revision of the offer document। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, false। The offer document need not to be revised if the asset management company or the controlling interest in the AMC change। इसमें क्या होगा बताओ, The offer document need not to be revised if the management or the controlling interest in the AMC change। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चेंज होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, तो इसे फॉल्स आएगा। ठीक है, द फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर AMC ट्रस्ट एंड कस्टोडियन ऑफ द म्यूचुअल फंड आर लिस्टेड इन, किस में होती है, ऑफर डॉक्यूमेंट में भी होती है, KIM में भी होती है, तो बोथ में। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड एंड इन्वेस्टर सेलेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट आर नो रिलेवेंस चेंज विद मार्केट मूवमेंट शुड बी द सेम इज विच इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया C। ठीक है, द नेम्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द KMP ऑफ द AMC need not to be disclosed, are of no relevance, are disclosed in offer document। ये offer document में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें से यही इसका बेस्ट आंसर है। ठीक, क्लियर, ये आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।